हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हमारे एग्जाम में सिर्फ दो टॉपिक आने वाला है। एक तो है हमारा व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड दूसरा है हमारा फैक्टर दैट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन। इन दोनों टॉपिक को आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको साथ में हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। Globalization is integration between countries through the foreign trade and foreign investment by multinational corporation। ग्लोबलाइजेशन हमारा क्या होता है कि जो हमारे कंट्रीज हैं उनके बीच में इंटीग्रेशन होना। इंटीग्रेशन कैसे होना कि जो हमारे फॉरेन ट्रेड्स हैं उसको इनेबल करना, किसके द्वारा? मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मल्टीनेशनल कंपनीज होती क्या है, जिसे हम एमएनसीज बोलते हैं। कंपनी दैट कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन नोन एज मल्टीनेशनल कंट्री। ऐसी कंट्री जो प्रोडक्शन एक कंट्री से लेके एक नेशन से अनदर नेशन में, मतलब एक से ज़्यादा नेशन में, एक से ज़्यादा कंट्रीज में प्रोड्यूस करती है अपने प्रोडक्ट को, वैसे कंपनीज को हम क्या बोलते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं। तो अब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन हमारा क्या होता है कि जो हमारे कंट्रीज हैं उसके बीच में क्या होता है? इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन होता है, जिसके थ्रू वो क्या करती है? अपने फॉरेन ट्रेड को लेके आती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेके आती है और अलग अलग प्रोडक्ट क्या करती है? लॉन्च करती है। अलग अलग कंट्री में अपने प्रोडक्ट को क्या करती है? सेल करती है। जैसे हम स्वामी की बात करें, स्वामी की एग्जांपल अगर हम ले तो वो क्या करती है ना कि अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग जगह क्या करती है? सेल करती है। अलग अलग कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को ले जाके पहुंचाती है और वहां बेचती है। ऐसे ट्रेड को ही हम क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड बोलते हैं या फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और यही एमएनसीज कंपनी जब आपस में एक दूसरे के साथ क्या करती है? इंटीग्रेट करती है और कनेक्ट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। आप ग्लोबल वर्ड से ही समझ रहे हैं। ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? हमारा पूरा ग्लोब, राइट। जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें क्या हो रहा है कि पूरे ग्लोब पे जितनी भी कंट्रीज है उसके बीच में आपस में इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, राइट। अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि हमारे ग्लोबलाइजेशन को इनेबल करते हैं, तो उसमें सबसे पहला फैक्टर हमारा आता है टेक्नोलॉजी। अब हम टेक्नोलॉजी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ ना कि जो प्रोडक्ट्स हैं एक जगह से दूसरे जगह जाना आसान हो गया, उसमें कॉस्ट कम लगने लगी। ठीक, पहले क्या होता था कि मान लीजिए एक ट्रक है, एक ट्रक में बहुत सारा सामान भरा गया, एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेज दिया गया। लेकिन अब आप देख रहे होंगे क्या कि बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं। आप फिल्म वगैरह में भी देखे होंगे कि बड़े बड़े कंटेनर्स है, वहां जो है लड़ाई और मारपीट की वीडियो शूट हो रही है। तो बड़े बड़े कंटेनर्स में क्या होते हैं? प्रोडक्ट को असेंबल किए जाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह ले जाके पहुंचाए जाते हैं। रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी दैट हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। दिस हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। इसकी वजह से हमारा क्या आया? टेक्नोलॉजी आने से कि जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी दूर दूर तक हमारा डिलीवर होने लगा और उसकी कॉस्ट क्या होने लगी? कम होने लगी। ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोडक्ट लाने में एक कंट्री से दूसरी जगह कंट्री से लाने में अगर उसका कॉस्ट कम होता है तो कंज्यूमर्स जो होंगे, जो बायर्स होंगे, उसको वो क्या मिलेगा? सस्ते में मिलेगा। तो एक टेक्नोलॉजी हमारा बहुत बड़ा रोल है, एक फैक्टर है। अब ग्लोबलाइजेशन आने से उसमें क्या मेजर चेंजेस क्या क्या है? सबसे पहले तो इंटरनेट हुआ। अब क्या हो रहा है कि इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं ना, कोई भी चीज इंस्टेंटली एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं? सेंड कर दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, एक आप इंडिया ही में रह गए और आपका एक दोस्त ना चला गया मान लीजिए अमेरिका में। अब आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स है या रिज्यूम है जो आप क्या करना चाह रहे हैं कि अपने दोस्त को भेजना चाह रहे हैं कि भाई हम अपना रिज्यूम भेज रहे हैं तुमको, डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, वहां कोई अगर वैकेंसी हो तो मुझे बताना। तो पहले क्या होता था ना कि आपको ऐसे भेजने के लिए आप तुरंत नहीं भेज सकते थे, पोस्ट के थ्रू भेजते हैं या है ना वो शिप के थ्रू यहाँ से अमेरिका जाता, काफ़ी टाइम लग जाता था, है ना, काफ़ी पैसा भी लग जाता था और चांसेस भी कम था कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपके दोस्त तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, इसके चांसेस भी कम होते थे। लेकिन इंटरनेट के आने से क्या फ़ायदा हुआ? अब आपका डॉक्यूमेंट है, आपने स्कैन किया, अपने दोस्त का ईमेल आईडी लिए, खटाक से आप क्या किए? यहाँ से उसको भेज दिए, यहाँ से सेंड हुआ, वहाँ उसको रिसीव हुआ, डाउनलोड कर लिया, 1 सेकेंड में क्या हुआ? आपका सामान
चला गया, आपका डॉक्यूमेंट आपके दोस्त के पास चला गया। ठीक है, तो मेजर चेंजेस में इंटरनेट एक बहुत बड़ा रोल आया। उसी तरह से हमारे मोबाइल के आने से भी हमारे क्या हुई, कम्युनिकेशन आसान हुई, है ना। पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग जाते थे बाहर कमाने के लिए, ठीक। अब चले गए आपके पेरेंट्स में से, मान लीजिए अभी तो नहीं, अभी से पहले वाले में मान लीजिए किसी के पेरेंट्स चले गए इंडिया से किसी दूसरे कंट्री में जॉब करने के लिए, यहाँ काम करने के लिए। अब वहाँ ना बातचीत बंद हो जाता था, फ़ोन का टाइम था नहीं, है ना, मोबाइल था नहीं, तो वहाँ पे बात कैसे होती थी। अब लेटर आ रहा है, 1 महीने बाद तुम्हारे पेरेंट्स का लेटर आया, ठीक। अब तुम यहाँ से उस लेटर का रिप्लाई दिए, फिर 1 महीने के बाद वहाँ लेटर पहुंचा। इस बीच में कुछ इंसिडेंट हुआ, कुछ हो गया, वो कोई खबर नहीं होता था, ना उनको खबर है ना आपको खबर है। तो मोबाइल के आने से क्या हुआ ना कि जो कम्युनिकेशन है वो आसानी से हो गया। अभी दुनिया में क्या चल रहा है हम आराम से बैठ के घर पे देख ले रहे हैं मोबाइल में, इस कंट्री में अभी क्या चल रहा है, वहाँ ब्लास्ट हो गया या वहाँ जलजला आ गया, वहाँ ये हो गया, सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, आसानी से देख पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा हमारा मेजर चेंजेस आया मोबाइल के आने से भी। इसी तरह से सैटेलाइट के आने से हमारा क्या हुआ कि जो अलग अलग पार्ट थे कंट्रीज के, वो आपस में क्या हुए, लिंक हुए, है राइट, लिंक हुए ना। ऑब्वियस सी बात है, अभी अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए आप देखें कहीं पे कि एक कंट्री में आपको एक खबर आई कि वहाँ बहुत भयानक क्या हुआ है, तूफान आया है जिसकी वजह से इतने लोग क्या हुए हैं कि नुकसान हुआ है, इतने लोगों का घर टूटा है। तो पहले आप ये जो न्यूज़ था ना वो नहीं सुन पाते थे, तो सैटेलाइट की वजह से क्या हुआ, आप उस कंट्री से कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, वहाँ जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको आप सुन पा रहे हैं। तो ये मेजर चेंजेस में हमारे 3 चेंजेस हैं। उसके बाद है हमारा लिबरेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब क्या हुआ, लिबरेशन, जो हम फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं फॉरेन ट्रेड करने के लिए, उसमें क्या हुआ, कुछ बैरियर लगाए गए, है ना, कुछ ट्रेड बैरियर लगाए गए जो हमारा 1991 में जाके हटाया गया। अब वो ट्रेड बैरियर्स होते क्या हैं, उससे अभी पहले के टाइम में क्या हुआ था कि जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे वो भी तो हमारे यहाँ ट्रेड करने ही आए थे, लेकिन उस पर हम लोग इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए कि बाद में क्या हुआ, उन्होंने हमारे पे कब्जा कर लिया और हम लोग को गुलामी में रहना पड़ा। ये प्रॉब्लम दोबारा ना आए, इसके बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट में ने क्या किया, ट्रेड बैरियर्स लगा दिए, है ना। जो ट्रेड बैरियर्स हमारे 1991 में जाके क्या हुआ, वो हटाया गया लिबरेशन पॉलिसी से। The government can use trade barriers to increase or decrease foreign trade and to decide what kind of goods and how much of each should come into country. ट्रेड गवर्नमेंट क्या करती है ना, जो ट्रेड बैरियर के थ्रू क्या कर सकती है, फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल कर सकती है। कंट्रोल कैसे कर सकती है, वो चाहे तो क्या कर सकती है, इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है, और साथ में देख सकती है कि कौन सामान हमारे देश में ज्यादा आ सकता है और कौन सा सामान हमारे देश में कम आ सकता है। तो ये सारे चीज को ट्रेड बैरियर के थ्रू क्या कर सकती है, गवर्नमेंट हमारी कंट्रोल करती है और कंट्रोल कर सकती है। टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर, है ना। जो भी आप प्रोडक्ट आ रहे हैं उसमें क्या है कि गवर्नमेंट टैक्स लगाने रही है। अब गवर्नमेंट देख रही है कि कोई प्रोडक्ट जो हमारे कंट्री के लिए सेफ नहीं है, अच्छा नहीं है, तो वो क्या करेगी ना, उस प्रोडक्ट पे क्या करेगी, टैक्स लगा देगी, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स। अब देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लग रहा है तो क्या करेंगे, फॉरेन जो MNCs हैं वो अपनी कंट्री में वो प्रोडक्ट लाने से बचेंगे, तो ऐसा यूज़ कर सकती है। तो हमारा टैक्स क्या है, एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, बैरियर का। बैरियर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। कभी आप देखते हो ना पुलिस की चेकिंग लगी हुई है, तो वहाँ पे अलग अलग रुकाव लगा रहता है, उसी रुकाव को क्या बोलते हैं, बैरियर बोलते हैं। इसी तरह से फॉरेन ट्रेड में भी कुछ रुकाव होता है, उसी रुकाव को हम क्या बोलते हैं, बैरियर बोलते हैं। आगे चले, रिमूविंग बैरियर और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट और ट्रेड इज नोन एज लिबरलाइजेशन, है ना। अब क्या होता है, जो हमारा बैरियर है उसको रिमूव करना या उसको रिस्ट्रिक्ट करना ही हमारा क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है। अब एक टॉपिक है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एनी ऑर्गेनाइजेशन वेयर एम इज टू लिबराइज इंटरनेशनल ट्रेड। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड हो रहे हैं, MNCs एक कंपनी से दूसरे कंपनी जा रही है, MNCs एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रही है, उसको कंट्रोल करना, ठीक है। इसमें टोटल कितने, अभी 164 कंट्रीज है जो इसके साथ जुड़ी हुई है। इसका मेन काम क्या होता है, द मेन एम इज टू मेक रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सी दैट दीज रूल्स आर ओबेड। मतलब इसका काम क्या होता है, वो देखती है जो रूल्स इन्होंने बताया है वो फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ठीक।
उसको कंट्रोल करने का काम और उस रूल को सब फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसको देखने का काम बेसिकली जितने भी फॉरेन ट्रेड्स होते हैं एमएनसीज करती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है, उन सारे पे निगरानी रखना, नजर रखने का काम करती है हमारी कौन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WTO बोलते हैं। अब WTO के साथ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? वो एक प्रॉब्लम्स ये है, थ्रू WTO इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल। ये क्या करती है ना कि जो ट्रेड है वो सबके लिए फ्री अलाउ करती है। इन द पार्टिसिपेट सीन दैट द डेवलप्ड कंट्री हैव अनफेयरली रिटेन्ड ट्रेड बैरियर। अब होता क्या है, आप देखे होंगे लाइव, आप अपने आप ही देखे होंगे, कोई नेता टाइप का या पहुंच वाला आदमी है तो वो क्या करता है ना, पुलिस के जो बैरियर लगा हुआ उसको हटवा के चला जाता है। लेकिन आपके पास पहुंच नहीं है तो आपको वहां से नहीं, चल भाग निकल यहां से, राइट? आप कैसे जा सकते हैं? आपके पास पहुंच नहीं है। तो इस टाइप की जो कुछ कंट्रीज होती हैं जो कि पहले से डेवलप्ड है और पावरफुल है, वो क्या करती है? ट्रेड बैरियर्स को हटा देती है, उसको फॉलो नहीं करती है। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसमें? WTO के ट्रेड बैरियर में। ऑन द अदर हैंड WTO rules have forced the developing countries to remove trade barriers। दूसरे एंड में क्या है कि जो हमारे डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलप्ड है ऑलरेडी से, वो क्या करती है? जो ट्रेड बैरियर्स है उसको रिमूव करती है। अब एक टॉपिक है हमारा इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया पे ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या इंपैक्ट पड़ा, किस किस पे इंपैक्ट पड़ा? तो सबसे पहला हमारा फॉर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के लिए ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छा हुआ। कैसे अच्छा हुआ? सपोज कीजिए अलग अलग ब्रांड है ना, मोबाइल का ही एग्जांपल ले लेते हैं, Xiaomi है, ठीक है, मोटरोला है, एप्पल है या सैमसंग है। पहले क्या था ना कि मान लीजिए सिर्फ आपके कंट्री में ना, अपने कंट्री में सिर्फ सैमसंग आता तो सैमसंग की मनमानी चलती, ठीक। वो क्या करते हैं ना कि सैमसंग के फोन का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, भैया लेना है मोबाइल तो सैमसंग का लीजिए, 5,000 का मोबाइल 12,000 में लीजिए। लेकिन अलग अलग कंपनी के आने से क्या हुआ, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको क्या हुआ, ऑप्शंस मिले, ठीक है। सेम फीचर का फोन Xiaomi में मिल रहा है 12,000 का, सेम सैमसंग ने क्या किया 7,000 में लॉन्च कर दिया। अब आपको ऑफर मिल गया कि भैया हमको 7,000 का लेंगे, ऑप्शंस मिल गए, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट यूज करने का आपको क्या मिला, आसानी मिली, जिससे क्या हुआ, कंज्यूमर्स को फायदा हुआ ग्लोबलाइजेशन में, ठीक। कंज्यूमर्स के पास क्या हुआ, ग्रेट चॉइस का ऑप्शन मिल गया, राइट, जिससे वो क्या कर सकते हैं, सेम चीज कम प्राइस में भी दूसरे कंपनी का यूज कर सकते हैं। उससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ने से एक और फायदा हुआ। फायदा क्या हुआ, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है ना वो अच्छी हुई। क्यों? अब मान लीजिए 5 फोन है मार्केट में, तो सब चाहेगी कि मेरा जो क्वालिटी हो ना प्रोडक्ट का वो अच्छा हो। सपोज जूते बनाने वाली कंपनी है कोई, ठीक। अब अगर ऑप्शन नहीं है, वहां पे एक ही कोई कंपनी है जूता बेच रही है, तो उसकी मर्जी है, वो लेदर की जगह आपको रैक्सिन का जूता दे दे, आपको लेना पड़ेगा। लेकिन जब यहाँ पे 10 कंपनी आएगी जो कि जूता प्रोड्यूस करेगी, प्रोडक्शन करेगी, तो वहां पे क्या होगा ना कि कंज्यूमर के पास ऑप्शन रहेगा। और जब ऑप्शन रहेगा और वहां पे डिमांड के साथ साथ कंपटीशन बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, जो हमारे जो प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, चॉइस तो मिले ही मुझे, ऑप्शन तो मिले ही, प्राइस भी कम हुआ, साथ में हमें क्या हुआ, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव हुई और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी मिलने शुरू हुए। दूसरा हमारा प्रोड्यूसर्स के जो हमारे प्रोड्यूसर्स को क्या फायदा हुए, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको क्या हुआ। सबसे पहले हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन इंडिया। जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बाहर की कंपनी है, वो उसकी इंक्रीमेंट हुई देश में। जब ऑब्वियस सी बात है, जब अलग अलग बाहर की कंपनी आएगी अपने देश में, तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट हमारी बढ़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी हमारे देश में बढ़ी, ठीक है। उसके बाद साथ साथ में जब 1-2 कंपनी आई फॉरेन, तो साथ में हमारा क्या और भी कंपनी आई, तो उससे क्या हुआ, एमएनसीज की हमारी राइज हुई हमारे देश में। साथ में क्या हुआ कि ऑब्वियस सी बात है, जब बाहर की कंपनी आ रही है तो वो क्या कर रही है, साथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आ रही है। उस टेक्नोलॉजी का यूज क्या करके क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारे देश के जो और भी प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट को और भी ज्यादा क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं और प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन से एक बेनिफिट मिला हमारे किसको, प्रोड्यूसर्स को। ग्लोबलाइजेशन से एक और फायदा हुआ, ग्लोबलाइजेशन हैज इनेबल्स सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू इमर्ज एज अ मल्टीनेशनल, है ना। इसमें क्या हुआ, जो हमारी इंडिया की कुछ कंपनियां थी, जैसे टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है, रनबैक्सिस है, एशियन पेंट है, इनको भी क्या हुआ, मल्टीनेशनल अलग अलग कंट्री में अपने प्रोडक्ट को बेचने का और सेल करने का अपॉर्चुनिटी मिला।
तो ग्लोबलाइजेशन से प्रोड्यूसर्स को ये भी एक फायदा मिले कि हमारी टाटा मोटर जैसी कंपनी क्या हुई, मल्टीनेशनल कंपनी बन पाई। अपने जो प्रोडक्ट्स है उनके दूसरे कंपनी में उनको सेल करने का, उनको बेचने का, स्टेबल करने का, असेंबल करने का ऑप्शन मिला। तो ये भी एक बेनिफिट हुआ हमारा ग्लोबलाइजेशन से, किसको, प्रोड्यूसर्स को। अब अगला है हमारा जो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उस पर भी इंपैक्ट पड़ा। स्मॉल प्रोड्यूसर फेस क्लोज कंपटीशन विद सच एज वेल एस्टैब्लिश्ड फर्म। इसमें क्या हुआ, जो हमारे छोटे प्रोड्यूसर्स है उसको बहुत टफ कंपटीशन मिलने लगा, किससे, जो हमारे फॉरेन कंट्रीज के जो कंपनीज आए थे उससे। ऑब्वियस ही बात है, जो फॉरेन से आए थे उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस चीजें हैं। तो जो हमारे छोटे व्यापारी थे ना, छोटे प्रोड्यूसर्स थे, उनसे क्या हुआ, क्लोज कंपटीशन हुआ और उनको लॉसेज होने लगे। ठीक है, big companies bear small losses but small producers cannot bear such losses and ultimately end up of selling their companies by MNCs। इससे क्या हुआ कि जब कंपटीशन हुआ उससे, तो जो बड़ी कंपनी है उसको अगर छोटा छोटा लॉस हो रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन छोटे प्रोड्यूसर्स को अगर वो लॉस हो रहा है तो वो क्या कर रही है, उसको सहन नहीं कर पा रही है। इसके वजह से क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी कंपनी थी जिसने एंड अप किया और अपने कंपनी को उस बड़ी कंपनी MNCs को सेल आउट कर दिया। तो ये एक नुकसान हुआ छोटे प्रोड्यूसर्स के लिए जब हमारे ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो उसके बाद वर्कर्स को क्या फायदा हुआ, नो जॉब सिक्योरिटी, जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। फॉरेन कंपनी बुलाई, आज 5,000 जूता बन रहा है तो 10 इंप्लॉय रखी हुई है, ठीक, क्योंकि 5,000 जूता हमारा बिक जा रहा है। लेकिन कल को अगर वो 5,000 जूता 2,000 बिक रहा, 5,000 नहीं बिक रहा, तो वो क्या क्यों करेगी, 10 इंप्लॉय को रख के वो क्या करेगी ना, 7 को निकाल देगी, क्योंकि उसका काम अब 3 ही लोगों से हो रहा है। तो यहाँ पे जॉब की जो सिक्योरिटी है वो खत्म हो गई। वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अब क्या हुआ कि काम का जो आवर्स था वो बढ़ा दिया गया, 12 घंटा काम करो, 14 घंटा काम करो, हमको प्रोडक्ट चाहिए तो चाहिए। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया किसके लिए, वर्कर्स के लिए। उसके साथ साथ लो वेजेस होने लगा, अब पेमेंट ज़्यादा नहीं दे रही है। अब क्या है कि 12 घंटा काम कीजिए 150 रुपया लेके जाइए, 14 घंटा काम कीजिए 200 रुपया लेके जाइए, कुछ नहीं, ना हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है, ना आपको छुट्टी मिल रही है, ना एक्स्ट्रा वर्क का आपको पेमेंट मिल रहा है। तो ये सब भी प्रॉब्लम हुए किसको, वर्कर्स को हुए ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से। ठीक है, तो इतने टॉपिक पढ़ने थे, ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है तो इसको अभी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो हमने आज की वीडियो को समराइज करें तो आज हमने क्या पढ़ा और क्या जाना। तो हमने जाना कि ग्लोबलाइजेशन हमारा होता क्या है, MNCs क्या होती हैं, फैक्टर्स हमारे कौन कौन से हैं, और हर फैक्टर्स को हमने आपको एग्जाम्पल से समझाया। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे इकोनॉमिक्स के एक और चैप्टर के साथ। तो अभी हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं ना कि सारे इकोनॉमिक्स को पहले कंप्लीट करेंगे। जब हमारा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग चलेंगे ज्योग्राफी की तरफ, ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। ये दोनों कंप्लीट होने के बाद 40 मार्क्स हमारा कंफर्म हो जाएगा। जब ये 40 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा तब हम चलेंगे अपने अगले 20 मार्क्स की तरफ, जो कि हमारा होगा कौन, सिविक्स। सिविक्स कंप्लीट करने के बाद हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री हम आपको लास्ट में इसलिए पढ़ाना चाह रहे हैं कि हिस्ट्री में बहुत सारे डेट्स होते हैं जिनको आप भूल सकते हैं अभी अगर हम पढ़ाएंगे, ठीक, तो लास्ट में पढ़ाएंगे ताकि आप पढ़ भी लें, और जब हम रिवाइज कराएंगे तो फिर से हिस्ट्री से रिवाइज कराएंगे। ये नहीं कि इकोनॉमिक्स के कराएंगे, हिस्ट्री से रिवाइज कराएंगे, आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और एग्जाम में आप फाड़ के आइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।